Hello students, I am Sapna Bhati, your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start a new chapter, chapter 7, which is conservation of plants and animals. Conservation का मतलब होता है संरक्षण. कैसे हम plants और animals का संरक्षण कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं. इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Introduction. The materials or conditions occurring in the nature and capable of economic exploitation are called natural resources. यहाँ पर हमें natural resources की definition दी हुई है, इसको underline कर लो. इसके natural resources के बारे में आपने आपके geography में भी पढ़ा होगा. ऐसे material या ऐसी condition होती है nature में जिसके कारण इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो कहलाता है नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनको ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, ताकि उनकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा ईजी हो जाए. द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल. द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट. द नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो बींग यूज्ड इन ग्रेटर क्वान्टिटीज़. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो भी बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं. टुडे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सच टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ दैट पीपल नाउ हैव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एट प्रेजेंट साइंटिस्ट ने ऐसे टूल्स और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर दी है जिससे कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है. हम बहुत ही एडवांस मशीनरी यूज़ करने लग गए हैं. दिस रिजल्ट इन द ग्रेट डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और ये जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एट सच अ फास्ट रेट इज़ डेफिनेटली कॉजिंग देयर डिप्लीशन बिकॉज नेचर हैज़ ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ दैम इन रिजर्व. हम हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट रेट पर उसको यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनका डिप्लीशन हो रहा है. डिप्लीशन मतलब उसमें कमी होती जा रही है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं. और नेचर के अंदर ये सारे रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में ही होते हैं और उनको बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन हम जिस स्पीड से उसको यूज़ करते जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं. हैंस एट प्रेजेंट वी शुड बी थ्रिफ्टी यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट देयर विल बी इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो हमें क्या करना चाहिए, इन रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो फ्यूचर आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज बच जाएं. टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म एंड डिस्ट्रक्शन आफ्टर नोन एज कंजर्वेशन मैनी मेजर्स आर बीइंग टेकन. हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बचाने के लिए और हमारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए कई सारे मेजर्स, कई सारे स्टेप्स लिए हैं. इस चैप्टर में हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं. Substances found in nature on earth that can be used by humankind are called natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर के अंदर मिलते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है नेचुरल. नेचुरल मीन्स अर्थ पर हमें नेचर के अंदर वो मिलते हैं और इनको ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो कहलाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज. एयर, वाटर, लैंड और सॉइल, मिनरल्स, फ्लोरा, प्लांट्स, फौना, एनिमल्स एंड सन एनर्जी आल और नेचुरल रिसोर्सेज. ये नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल है जो हमें नेचर मतलब प्रकृति से मिल रहे हैं. एयर हवा, वाटर पानी, लैंड ज़मीन, सॉइल मिट्टी, मिनरल्स जो खनिज तत्व जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब जो हमें मिलते हैं वो उसके बारे में बोला गया है. आपको ये टर्म्स नई टर्म्स है यहाँ पर, ये याद रखनी है. फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फौना का मतलब होता है एनिमल्स. साइंस के अंदर आगे भी अगर आप फ्यूचर बड़ी क्लासेस में देखेंगे तो फ्लोरा और फोना टर्म्स ही यूज़ करी जाती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म. और सन से मिलने वाली सन एनर्जी, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है. It must be clearly understood that conservation does not mean that we have to stop the use of these resources completely. जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि रिसोर्सेज का यूज़ करना पूरी तरह से बंद कर दें. कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि उसको
जुडिशली यूज़ करें, ध्यान से यूज़ करें ताकि वो डिप्लीट नहीं हो, ख़त्म नहीं हो. It means that we have to use the resources wisely and judicially. Conservation is the wise and judicial use of resources. Just underline this definition. ये conservation की definition given है. कंजर्वेशन के अंदर हम रिसोर्सेज का यूज़ करना बंद नहीं करते हैं, जबकि उसको जुडिशली यूज़ करते हैं, विदाउट हार्मिंग द नेचर हम उसको यूज़ करते हैं. द ओवर यूज़ ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वुड लीड टू इम्बैलेंस अमंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ नेचर. ओवर यूज़ मतलब हद से ज़्यादा इस्तेमाल जब हम करेंगे रिसोर्सेज का तो वो वेस्ट होते आते हैं और इससे हमारे नेचर के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है. एम्स ऑफ कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन क्यों करा जाता है. टू मेंटेन द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम सच एज एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स. हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करते हैं ताकि हमारे जो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं वो होते रहे, उनके बीच में कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, और हमारे जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब में भी बैलेंस बना रहे. दीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड. हैंस द डिटीरियोरेशन ऑफ वन विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. इसीलिए हमें इनको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए. अगर कोई भी एक रिसोर्स भी ख़त्म होता है तो दूसरे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगे उससे और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा नेचर के अंदर. टू इंश्योर द प्रॉपर एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दीज आर कंटिन्यूसली अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन. हमें रिसोर्सेज को प्रॉपरली और अच्छे से प्लानिंग करके फिर यूज़ करना चाहिए ताकि उसका वेस्टेज नहीं हो. अगर हम उसको ध्यान से यूज़ करेंगे तो ही वो हमें फ्यूचर में भी अवेलेबल होंगे. टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बोथ जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. हमारा जो डाइवर्सिटी है उसको भी हम बचा सकेंगे. डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हमें मिल रहे हैं उनको हम प्रिजर्व करके रख पाएंगे, उनकी जो कंटिन्यूटी है नेचर के अंदर वो भी मेंटेन रहेगी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब लार्ज नंबर पर फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, वहाँ के सारे ट्रीज़ काट दिए जाते हैं और उस लैंड को दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रीज़न्स होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट, जंगल जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. However, the forests are under great threat. थ्रेट मतलब खतरा. लेकिन फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स, उसके बावजूद भी फॉरेस्ट को इन दिनों बहुत ज़्यादा खतरा है. द ट्रीज़ आर बीइंग कट टू मीट वेरियस ह्यूमन नीड्स. खतरा क्यों है? क्योंकि लगातार जो वहाँ पर ट्रीज़ हैं उनको काट दिया जा रहा है ह्यूमंस की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए. द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड यूजिंग द क्लियर्ड लैंड फॉर अदर पर्पसेस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. जब फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं उनको काट दिया जाए और उस लैंड को दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो. वाई डू वी क्लियर फॉरेस्ट? अब क्लियर तो कर रहे हैं लेकिन क्यों करा जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे हमारे कई सारे पर्पज़ होते हैं. हमें फॉरेस्ट से कई सारे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, इसीलिए हम उसको क्लियर कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट है बिल्डिंग हाउसेस फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोग बढ़ेंगे तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए. घर बनाने के लिए जो कई सारा मटेरियल यूज़ होता है वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है, ट्रीज़ से मिलता है, इसीलिए ट्रीज़ को काट दिया जाता है. डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए भी फॉरेस्ट का एरिया क्लियर कर दिया जाता है और वहाँ पर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री लगा दी जाती है. क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती करने के लिए भी फॉरेस्ट को काट दिया जाता है. यूजिंग वुड एज फ्यूल, लास्ट चैप्टर में हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा था, तो वुड को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. वुड का जो वन एंड ओनली सोर्स है वो है ट्रीज़, तो इसीलिए
ट्रीज़ को काट दिया जाता है ताकि उसका जो वुड है उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सके। यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, और वुड से फर्नीचर भी बनाया जाता है, इसीलिए ट्री को काटना पड़ता है। सम नेचुरल कॉजेज़ फॉर डिफॉरेस्टेशन आर, ये तो सारे मैन मेड कॉजेज़ थे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे थे, लेकिन कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, जैसे फॉरेस्ट फायर। कई बार जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो भी फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं, पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं। सीवियर ड्रॉट्स आ जाते हैं, ड्रॉट मतलब सूखा जो पड़ जाता है, उसके कारण भी जो फॉरेस्ट है वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रिजल्ट होंगे, उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। लार्ज स्केल पर जो डिफॉरेस्टेशन होता है, इससे मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सफ़र करनी पड़ती है। फर्स्ट इज़ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ रिजल्टिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। जब फॉरेस्ट को कट कर लिया जाता है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है हमारी एयर के अंदर, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और पॉल्यूशन का लेवल अर्थ के ऊपर वो भी बढ़ जाता है। प्लांट्स नेचुरल प्यूरीफायर होते हैं हमारे एयर के। जब प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सन की जो लाइट है, सनलाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर आएगी और वो वहीं पर ट्रैप होकर रह जाएगी, वापस उसको स्ट्राइक करके फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर रिटर्न नहीं होगी, जिससे अर्थ का टेम्परेचर राइज होता जाएगा। सेकंड इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल हैज़ रिजल्टेड इन डिप्लीशन ऑफ वाटर वेपर दैट हैज़ अफेक्टेड क्लाउड फॉर्मेशन ऑन थस रिजल्टिंग इन लेस रेनफॉल। जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को कट कर दिया जाएगा तो वाटर वेपर है एयर के अंदर, वो भी कम हो जाएगी। जब वाटर वेपर कम है तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी कम होगा और बारिश कम होगी। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड डिक्रीजेज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। डिफॉरेस्टेशन से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, कि सॉइल कितना पानी को होल्ड करके रख सकती है, वो भी कम हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, और ऊपर की जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है, जिससे ड्रॉट भी कॉज हो सकता है। डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल, फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। एनिमल्स बिकम होमलेस, कई सारे जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जब फॉरेस्ट ही काट दिया जाएगा तो वो बेघर हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। द डिक्रीज इन रेनफॉल इज लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन एज ट्रीज एंड प्लांट्स डाई। Fewer trees result in more soil erosion. The top fertile soil is carried away, exposing the lower, hard, and rocky layers, which is less fertile. Over a period of time, fertile land gets converted into desert. This is called desertification. जब रेनफॉल में कमी होगी तो उससे डेजर्टिफिकेशन होता है। पानी की कमी के कारण प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मर जाएंगे। टॉप सॉइल जो है, प्लांट्स अपनी रूट से टॉप सॉइल को होल्ड करके रखता है, जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वो सॉइल लूज़ हो जाएगी और वाटर और एयर के साथ ब्लो करके दूसरी जगह पर चली जाएगी, जिससे सॉइल का इरोजन भी होगा। और कई ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर लैंड को वाटर नहीं मिलता है तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। A number of useful products obtained from trees are also lost when the trees are cut. अगर ट्रीज़ को हम कट करेंगे तो ट्रीज़ से हमें कई सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती है, वो भी हमें मिलना बंद हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर। बायोडाइवर्सिटी ये जो वर्ड है, बायो वर्ड जब भी यूज़ होता है ये लिविंग के लिए यूज़ होता है, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी मिलती है हमारे नेचर के अंदर वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। एंड बायोस्फीयर, बायो मीन्स लिविंग। अर्थ के जिस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिस जोन में, वो कहलाता है बायोस्फीयर।
The term biodiversity or biological diversity refers to the variety of organisms that in plants and microorganisms existing on earth. बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो भी प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कलेक्टिवली एक साथ बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और द रीजन ऑन अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ का वो रीजन जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं या जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है वो कहलाता है बायोस्फीयर। द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस कम्स फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने की, मतलब जो वैरायटी है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो कम होने की, वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहता है उस एरिया को, उसकी लिविंग प्लेस को ही अगर डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, मतलब नष्ट कर दिया जाए, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी भी डेथ हो जाती है कई बार। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, cities, industries, crop plants, mines and many other activities। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है? डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं और जब उन फॉरेस्ट को ही वहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा तो उनका हैबिटेट भी ख़त्म हो जाएगा। डैम्स बनाने के लिए, डैम्स मीन्स बांध, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, सिटी बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या माइंस और दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, जिससे नेचुरल जो हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल्स का वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। एक्सटिंक्शन रिफर्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीशीज़। अ स्पीशीज़ वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्राइव्ड। एक्सटिंक्शन क्या होता है? जब कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए अर्थ से तो वो कहलाएगा एक्सटिंक्शन। एक बार अगर कोई भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, हम उसको फिर से रिट्राइव नहीं कर सकते। जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, वो फिर से प्रोड्यूस नहीं होगी। इन सिंपल वर्ड्स, द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ प्लांट और एनिमल्स की लॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब उस स्पीशीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स इस दुनिया में नहीं है, वो कहलाती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डोडो, डोडो एक बर्ड्स है, डीडस इनिप्टस बोलते हैं उसको। ये एक यूनिक बर्ड थी मैरिटियस की। इसको वहाँ के जो नेटिव लोग थे उन्होंने फूड के लिए किल करना स्टार्ट कर दिया था 17वीं सेंचुरी में, और इसके कारण जो बर्ड है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। अब ये बर्ड नहीं मिलती है। In our own country, we have similarly lost forever about 35 species of wild mammals, 95 species of birds and several of other wild animals। और हमारी कंट्री के अंदर भी 35 स्पीशीज़ वाइल्ड मैमल्स की, 95 स्पीशीज़ बर्ड्स की और भी दूसरे एनिमल्स की कई सारी स्पीशीज़ लॉस्ट हो चुकी है। फॉर इंस्टेंस, द 2-horned rhinoceros ऑफ सुंदरबंस, इंडियन चीता, साइबेरियन टाइगर, गोल्डन लंगूर, Himalayan quail, pink-headed duck, golden eagle, etc. have also disappeared from Indian fauna in the recent past। The extinct plants in our country are ब्रह्मकमल एंड सर्पगंधा। यहाँ जो ये एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, ये जो एनिमल्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया से। और कुछ प्लांट्स की वेराइटीज़ जैसे कि ब्रह्मकमल और सर्पगंधा ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब हमारी कंट्री के अंदर ये प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज़ नहीं मिलती है। थ्रेटेंड स्पीशीज़, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो जो अर्थ के ऊपर से, हमारे वर्ल्ड के अंदर से ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट स्पीशीज़ है थ्रेटेंड स्पीशीज़। थ्रेटेंड स्पीशीज़ कौन सी होती है? वो स्पीशीज़ जिनका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। देयर नेचुरल हैबिटेट हैव बीन डिस्टर्ब्ड ड्यू टू विच दीज आर नियर टू एक्सटिंक्शन एंड लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इफ़ करेक्टिव मेजर्स आर नॉट टेकन। इनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है, वो एक्सटिंक्शन की कगार पर है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर मेजर नहीं लिए, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज़ कहलाती है थ्रेटेंड स्पीशीज़।
A threatened species is one that is liable to become extinct if it is not allowed to realize its full biotic potential by removing the cause of threat, which may be habitat deterioration, depletion of food, overexploitation, or presence of an exotic species. ये जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है वो स्पीशीज़ होती है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है. अगर हम उसको उस एक्सटिंक्ट होने से बचाना है हमें, तो हमें उसका जो कारण है पॉपुलेशन कम होने का उसको सही करना पड़ेगा. जैसे अगर मान लो हैबिटेट, उसका नेचुरल हैबिटेट ख़राब हो रहा है, इसके कारण उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो हमें उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना पड़ेगा. अगर उसका फूड में कमी आ रही है तो हमें उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराना पड़ेगा. या फिर हो सकता है कि हम हद से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें उस स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट वो हो सकती है. तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हमारी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट ना हो, थ्रेटेंड स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के लेवल पर नहीं पहुँचे. देयर इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी विच मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारे जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है जिनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है और वो एक्सटिंक्शन की कगार पर है, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉर्ज, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है. ये सारे थ्रेटेंड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, अलग अलग कंट्रीज़ का, पूरे वर्ल्ड में जो भी स्पीशीज़ थ्रेटनिंग की कगार पर है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, मतलब जो जंगली एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनको बचा सकते हैं. तो क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं उसके लिए. सबसे पहला है कटिंग ऑफ ट्रीज. डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड. हमें डिफॉरेस्टेशन को बंद करना होगा ताकि क्या होगा, एनिमल्स को अपना नेचुरल हैबिटेट मिलेगा. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. एफॉरेस्टेशन शुड बी अंडरटेकन. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे. देखो, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना, उसको काट देना. एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना. हंटिंग ऑफ एनिमल्स विच इज़ बैंड शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड. अगर कोई एनिमल को मारना बैन है और फिर उसको कोई मार देता है तो हमें उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. इलीगल ट्रेड इन एनिमल स्किन एंड एलिफेंट टस्क शुड बी चेक्ड. इलीगल ट्रेड, एनिमल स्किन, लोग क्या करते हैं, जैसे शेर, चीते, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो खाल होती है, उसको बेचते हैं, उसका व्यापार करते हैं, और ये इलीगल है. तो ये चीज़ हमें चेक करनी चाहिए कि कहीं इस तरह से इलीगल व्यापार तो नहीं हो रहा है एनिमल स्किन का, या एनिमल टस्क मतलब जो हाथी के जो दांत होते हैं उसको भी बेचा जाता है. तो इस तरह के जो भी व्यापार हो रहे हैं एनिमल स्किन और एनिमल टस्क का, उसको हमें रोकना चाहिए. डिपेंडेंस ऑफ वुड एज अ फ्यूल शुड बी रिड्यूस्ड. अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी एनकरेज्ड. एज अ फ्यूल हम वुड को यूज़ कर रहे हैं, तो वुड तो हमें फॉरेस्ट से ही मिलेगा, इसीलिए हमें वुड का जो यूज़ है उसको कम कर देना चाहिए. उसकी जगह पे दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करने चाहिए ताकि हमारे जो फॉरेस्ट है वो प्रिजर्व होके रहेंगे, उनको नुकसान नहीं होगा. टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स. प्रोटेक्टेड एरिया लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज हैव बीन ईयरमार्क्ड. हमें ये जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लोरा एंड फोना मिलते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या सेंचुरीज़, उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड फाइट फॉरेस्ट फायर शुड बी स्टैब्लिश. हमें फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है उसको लगने से बचाना है, और अगर मान लो लग भी जाती है तो ऐसे सेटअप करने चाहिए जिससे जल्दी से उस पर काबू पाया जा सके. रेगुलर सर्वेज टू मॉनिटर द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज़ इन फॉरेस्ट शुड बी कंडक्टेड. फॉरेस्ट के अंदर कितने एनिमल्स की स्पीशीज़ है उस पर सर्वे होना चाहिए ताकि उनकी पॉपुलेशन कितनी है हमें उसका पता रहे. गवर्नमेंट शुड बी मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट नियम और कानून बनाना चाहिए ताकि फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें. वी ऑल हैव टू प्ले अ रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाया गया है, वो हमारे लिए ही बनाया गया है, तो हमें उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए. Environment awareness program for the masses should be conducted on large scale.
लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम चलाने चाहिए कि लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में जागरूकता दे सके। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO शुड बी प्रोवाइडेड एनकरेजमेंट टू अंडरटेक कंजर्वेशन वर्क। NGO को इस कंजर्वेशन का काम दे देना चाहिए ताकि वो इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सके, इसका ध्यान रख सके। इंडिया के अंदर 110 नेशनल पार्क है, 543 सेंचुरीज़ हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। हमें ये जो नंबर्स हैं इनको याद रखना है। 110 national parks, 543 sanctuaries and 18 biosphere reserves are there in India. India contains 2 of the 13 biodiversity hotspots of the world, Northeast India and the Western Ghats. इंडिया के ये जो 2 रीजन्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट, ये वर्ल्ड के टोटल जो 13 बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर से 2 है। These 2 areas are very rich in biodiversity. यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह की हमें बायोडाइवर्सिटी मिलती है